नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की जो एलटी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे और उसके लिए आप समर्पित भाव से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ वो आपका भाग एक पहले पेपर का महत्वपूर्ण ये तथ्य लेके सामने हुआ। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप ये देख पा रहे होंगे, नई शिक्षा नीति 1992 की हम बात करेंगे। यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है, आप इस शब्दों को थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिए। जब हम कहते हैं कि नई शिक्षा नीति 1992 ये क्या है, या फिर हम इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है इसको, तो कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ये है। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति कौन सी है। आपको दिया होगा 1968 दिया होगा, 1986 दिया होगा और 2020 दिया होगा, और इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको पता होना कि नई शिक्षा नीति, एक तो शिक्षा नीति होती है, एक नई शिक्षा नीति होती है। ये आपको थोड़ा इनमें जो डाउट है वो क्लियर करना चाहिए। या कहें संशोधित शिक्षा नीति किसे कहते हैं, तो संशोधित शिक्षा नीति कौन सी है, तो वो है आपकी 1992 की जो शिक्षा नीति थी, जिसे हम प्रोग्राम और एक्शन कहते हैं। तो ये क्या है, संशोधित ये शिक्षा नीति थी। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और जितने भी बच्चे से ऑनलाइन देख रहे हैं तो वो मेरे क्वेश्चनों का भी आंसर तुरंत देते हुए चलिएगा। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 को, जब 8 मई 1986 को लोकसभा में जब ये पारित हुआ, ठीक है, जब इसको क्या किया गया था, वहां से लोकसभा से इसे पारित किया गया, स्वीकृति प्रदान हो गई थी। और अगस्त 1986 में ये योजना बनकर क्या होगी, ये लागू कर दी गई। और इस शिक्षा नीति की क्या की गई थी, हर साल समीक्षा की जाएगी, ये आवश्यकता पड़ने पर इसमें क्या होगा, संशोधन किया जाएगा। ये तमाम चीजें इसमें प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। देखिए, जब ये शिक्षा नीति जब लाई गई थी, जब दूसरी जो शिक्षा नीति थी, वो पहले तो जो शिक्षा नीति थी वो कौन सी थी आपकी, 1968 में ये पहली शिक्षा नीति भारत की आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1900, ये क्या है आपकी 86 में आई थी। और इसमें देखिए संशोधित जो शिक्षा नीति थी, या कहे नई शिक्षा नीति जो थी, वो आपकी 1992, ये क्या थी आपकी संशोधित ये शिक्षा नीति थी। अब तीसरी जो शिक्षा नीति आई थी वो आपकी 2020 में ये आई थी। ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ ये तो चार होगी। एक पहली शिक्षा नीति 1968 को आई थी, दूसरी 1986 को, और 2020 में ये आई थी। तो पहली शिक्षा नीति ये थी, दूसरी शिक्षा नीति 86 वाली थी, और तीसरी 2020 थी। जो ये 1992 का जो जिक्र होता है, इसमें चीज़ों को संशोधित किया गया था। जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो कमियां थी, जो दोष थे, उन दोषों का निवारण करने के लिए क्या किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। और इसकी प्रत्येक साल, हर साल इसकी क्या कीजिए, इस शिक्षा नीति की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा करने के दौरान इसमें जो कमियां हैं, जो ढांचागत जो इसमें त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को कहीं ना कहीं दूर करने के प्रावधान इसके अंतर्गत लाया गया था। ये देखिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं जो 1986 में आई थी, इसको लोकसभा में कब पारित किया गया था, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में इसको पारित किया गया था 8 मई 1986 को, ही किया गया था, इसे लोकसभा से पारित किया गया था। और ये जो योजना बनाई गई थी, ये जो लागू की गई थी, वो अगस्त 1986 को ये योजना बन के तैयार हो गई। और ये तमाम चीज़ें, और इस शिक्षा नीति की हर साल क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। ये आवश्यकता पड़ने में क्या किया जाएगा, इसमें संशोधन की जो बात की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब संशोधन की बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें 1992 की, उस समय आपको अगर बता दूं 1986 में जब प्रधानमंत्री जो थे, उसके बाद ये विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या बने थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी के बाद ये प्रधानमंत्री ये बने, प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। तो इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या की यहाँ पर समीक्षा के लिए किया गया था, एक आयोग की यहाँ पर क्या किया था,
घोषणा की गई थी या कहें इस एक आयोग का गठन किया गया था। जब ये प्रधानमंत्री बने तो कौन बने प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बने आपके प्रताप सिंह, ये प्रधानमंत्री बने और इनके द्वारा क्या गई थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की यहाँ पर समीक्षा के लिए क्या कहते हैं 7 मई 1990 को एक आयोग का गठन किया गया था या कहीं एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में जो जिनको चुना गया था आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में किया गई थी। एक समिति की यहाँ पर घोषणा की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किस कमेटी के लिए किस कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए? कब यह गठन किया गया तो आपको पता होना चाहिए। 7 मई 1990 को किया गया था। और इस नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया था? जो चुना गया था राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का किया गई थी, यहाँ पर घोषणा की गई थी। इस समिति ने क्या किया अपना प्रत्यावेदन यहाँ का प्रस्तुत किया और इसमें कुछ अमूल्य सुझाव और परिवर्तन की सिफारिशें की गई। देखिए ये कमेटी को गठित किया इनके द्वारा प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। तो इस कमेटी ने जब ये गठित हुई तो यहाँ पर जब ये 1986 की शिक्षा नीति का जब अवलोकन किया गया तब इसमें तमाम चीज़ों को किया गया था। तो जो कमियां थी इसमें सुझाव दिए गए, इसमें अमूल्य सुझाव दिए गए। उसमें परिवर्तन की भी यहाँ पर कहीं न कहीं सिफारिश की गई कि हाँ, इसमें संशोधन किया जाएगा। तो इस शिक्षा नीति में कहा गया था। अब देखिए क्या संशोधन हुए उसमें हम अभी बात करेंगे, क्या सुझाव दिए इस कमेटी के द्वारा देखिए। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम कह रहे हैं कि 1986 का ही संशोधन स्वरूप जो नई शिक्षा नीति 1992 को कहा जाता है। हमने क्या कहा जो 1986 की जो ये वाली जो शिक्षा नीति थी इसका ही बदला हुआ रूप या कहें इसमें जो संशोधन किया गया, संशोधित जो शिक्षा नीति थी वो नई शिक्षा नीति के रूप में 1992 को आई और जिसे हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में भी हम जानते हैं। याद देखिएगा इसको क्या नाम दिया गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें कि तुरंत उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम चीजें इसीलिए इसको एक्शन प्लान के रूप में रखा गया। अब जो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 जो ये थी कमेटी, जो नई सिफारिश जो की गई थी जिसमें संशोधन की जो बात की गई थी, तो नई शिक्षा नीति 1992 में दिए गए सुझाव इस कमेटी द्वारा, किसकी कमेटी, जो ये अध्यक्ष थे राम मूर्ति की अध्यक्षता में जो समिति बनाई थी, इस समिति ने अपना क्या किया था यहाँ पर सुझाव ये दिए गए थे। और जो सुझाव दिए गए थे वो सुझाव किस प्रकार से हैं थोड़ा यहाँ पर इसे ध्यानपूर्वक देखिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी से खींच सकते हैं, या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नई शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत कुछ बहुमूल्य बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव और परिवर्तन की सिफारिश यहाँ पर की गई थी। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित सुझाव इसके अंतर्गत दिए गए थे। अब हम सुझावों के बारे में कहेंगे कि क्या क्या सुझाव दिए इस समिति के द्वारा। ठीक है, समिति ने जो सुझाव दिए, कभी क्वेश्चन पूछा है समिति का जो गठन किस वर्ष से किया गया था, तो 7 मई 1990 को इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि मेरे द्वारा आपको जो जानकारी दी जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं। ठीक है, जो पहला जो सुझाव था वो सुझाव क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यों की समीक्षा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति। ये क्या थी आपका, ये एक समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो कार्य हैं उन कार्यों को जिस प्रकार से इसमें जो नियम होंगे, नियमों के आधार पर जो कार्य निर्धारित किए होंगे वो नियमों की क्या की जाएगी यहाँ पर समीक्षा की। कौन सी, 1986 की जो शिक्षा नीति के जो कार्य थे उन कार्यों की क्या की जाएगी यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। और राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिवाइव, ये जो कम्युनिटी जो बनाई गई थी, ठीक है, इसकी क्या करेगी, इसकी मॉनिटरिंग ये करेगी। याद रखें NPERC, ठीक है, इसको क्या करेगी, इसकी क्या करें मॉनिटरिंग करेगी और साथ ही इसके सहयोग से प्रोग्राम ऑफ एक्शन को निर्धारित किया जाएगा। इसमें जो संशोधन किया जाएगा तो वो जो हमने कहा कि प्रोग्राम ऑफ ये क्या कहते हैं एक्शन को यहाँ पर निर्धारित, इसकी पूरी तरीके से समीक्षा के मूल्यों को सुझाव ये दिया जाएगा। किसने दिया, ये कमेटी द्वारा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अगर कहें, सेंटर बोर्ड की अगर हम बात करें, बोर्ड एजुकेशन की अगर हम बात करें जिसे हम CABE के नाम से जो जानते हैं, तो इसकी देख रेख में एक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो SC ST
की शिक्षा पर नज़र रखेगी। देखिए, मैंने आपसे इससे पूर्व कहा था कि आपने अगर मेरी इससे पूर्व वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है पहली वाली वीडियो देखिए, फिर जाके ये इस वीडियो को देखिए तब समझना। 1986 की जो ये शिक्षा नीति थी वो बेसिकली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में शिक्षा में प्रभावित करने के लिए ही बनाई गई थी, और महिलाओं को भी कहीं न कहीं शिक्षा की धारा में प्रभावित करने के लिए ये शिक्षा नीति बनाई गई थी। अब इसमें जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड क्या करेगा, इसमें एक कमेटी को गठित करेगा, एक राज्य स्तर पर करेगा, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, और जो अनुसूचित जाति, एससी, एसटी की जो शिक्षा है उनकी मुआयना करेगा, और उस पर पूरी तरीके से यहाँ पर क्या रखा जाएगा, नजर रखी जाएगी। प्रत्येक शहर में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करना, और उसमें एससी, एसटी के छात्रों को भी विशेष सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करना है। हमने कहा था कि सरकार द्वारा एक क्या किया गया था कि भैया शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों को यहाँ पर स्थापित करने की बात की, जो बच्चे बुद्धिमान है या कहें जो सर्वश्रेष्ठ बच्चों की, अगर मैं यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कहा गया था, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे नवोदय विद्यालय की यहाँ पर बात की गई थी। 1 मिनट आप इसको देख सकते हैं। शिक्षा, यहाँ पर देखिए ग्रामीण शिक्षा की यहाँ पर बात की गई थी, उसमें उच्च शिक्षा की बात की गई थी, और ये माध्यमिक शिक्षा की बात की गई थी, और प्राथमिक शिक्षा, और ये है। अब हम नवोदय की बात करो, देखिए ये है, देखिए इसमें क्या किया था, 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या कहते हैं, नवोदय विद्यालय की स्थापना करी। यहाँ पर देश भर के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, मेधावी छात्रों को नवोदय विद्यालय में किया जाएगा, उनको दाखिला दिया जाएगा, और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा रहेगी, और ये केंद्रीय विद्यालय से भी क्या होगा, ये अलग होगा। ये कहा गया था, किस में कहा गया था, ये कहा गया था आपके जो 1986 की जो निम्नावली थी या कहीं शिक्षा नीति थी, जो दूसरी शिक्षा नीति थी, उसमें ये चीजें कही गई थी। ठीक है, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि भैया इन विद्यालयों में भी, ये प्रत्येक शहर में क्या होगा, एक नए नवोदय विद्यालयों को क्या किया स्थापित किया जाएगा, और उसमें एससी, एसटी के छात्रों को भी विशेष रूप से यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, और जिस प्रकार से मेधावी छात्रों को इसमें एडमिशन दिया जाए, तो उसी प्रकार से एससी, एसटी के बच्चों के लिए भी वहाँ पर क्या होंगे, सीटें रिजर्व होंगी, उनको भी यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा को सर्वभौमिक बनाने के लिए अनिवार्य ये शिक्षा की गई है। देखिए, सभी को शिक्षा के मुख्य धारा में प्रभावित करने के लिए यहाँ पर सार्वभौमिक शिक्षा बनाने का यहाँ पे किया गया था। आपको पता होगा, जब शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में भी किया गया, शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में भी जोड़ा गया। माध्यमिक शिक्षा के बारे में हम जब बात करें, हम कोठारी आयोग आपने पढ़ा होगा, ये मुद्रा आयोग पढ़ा होगा, तो उसमें भी क्या कहा था, शिक्षा को क्या कहता है, आपके शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में ये बना दिया गया था। अब देखिए, व्यवसायिक शिक्षा को 12वीं कक्षा के साथ 9वीं कक्षा में भी संलग्न करना चाहिए। ये नहीं कि आप व्यवसायिक जो शिक्षा है उसको आप सिर्फ 12 के जो कक्षार्थी हैं या 11 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको ही आप दोगे, ऐसा नहीं। अब इसमें जो संशोधन किया गया था, जो परिवर्तन किया गया था, जो एक्शन प्लान की जो हम बात करें, तो 9वीं कक्षा से भी क्या हो गया, इसको इस व्यवसायिक पाठ्यक्रम को भी क्या गया, 9वीं की जो छात्र हैं उनको भी यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। और यह कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। आपने देखा होगा सभी विद्यालयों में आप कंप्यूटर शिक्षा यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। सभी बच्चे कंप्यूटर की जो आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में भी वो जुड़ सके, तो उनको भी कंप्यूटर का नॉलेज हो, तो ये क्या कर देगा, प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। देखिए यहाँ पर 7वां पॉइंट दिया गया, अखिल भारतीय तकनीक परिषद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी संशोधन करके इसको सुदृढ़ बनाएगा। इसमें भी कहीं को मौजूद है अखिल भारतीय अगर जो ये परिषद है तक, ठीक है, इस परिषद में भी कहीं ना कहीं संशोधन की गुंजाइश बताई गई थी। उसमें संशोधन कर उसको सुदृढ़ इसको बनाया जाएगा, और बेहतर इसको बनाया जाएगा, ये बात। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बालकों को बस्ता बैग से किताब का बोझ कम करना चाहिए। इस जो ये एक्शन प्लान था, जो हमने कहा कि जो इसका जो प्रावृत्ति जो रूप है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें जो सुझाव दिए गए थे, उसमें ये कहा गया था कि जो बच्चों को बस्ते से भी कहना थोड़ा मुक्त करना चाहिए, और किताबों का भी बोझ इसमें कम किया जाना चाहिए। देखिए, 9वीं जो सुझाव इस कमेटी ने दिया था, ये कमेटी ने क्या दिया, गांधी जी के विचारधारा के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए। ये नहीं कि आप शहरी क्षेत्र में ही आपको शिक्षा प्रदान की जाएंगे, और क्या जो देश के जो सीमांत जिले हैं या राज्य हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा को क्या किया जाना था, मुख्य धारा में कहीं ना कहीं लाने का प्रयास किया जाना था, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए। देखिए 10वां क्या कह रहा है, अलग
अलग क्षेत्रों में, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यूजीसी के तरफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्या किया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना। किसी क्षेत्रीय कार्यालय की प्रत्येक क्षेत्र अथवा राज्यों में स्थापित ये की जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी के आधार पर ये क्षेत्रीय कार्यालय के तौर पर क्या किया जाना, विश्वविद्यालय यूजीसी के तर्ज पर यहाँ पर क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ये इसमें सुझाव दिए गए थे। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, विद्यालय में पिछड़े पिछड़े हुए और व्यवसाय से जुड़े हुए छात्रों को शिक्षा से जोड़ने का यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया था कि विद्यालय में जो बच्चे पिछड़ चुके हैं और उनको कहीं न कहीं व्यवसायी शिक्षा से उनको जोड़ा जाए और उनकी शिक्षा को उनको मुख्य धारा में कहीं न कहीं प्रभावित किया। जब हम इग्नू की बात करते हैं, ठीक है, इग्नू मतलब कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या थी, इसको साथ ही इसके अंतर्गत भी बच्चों को जोड़ा जाए और साथ ही INOS की अगर हम कहें तो यहाँ पर भी अगर हम दें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की अगर बात करें, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थानों का भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। इग्नू को भी ज़्यादा इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। आपके राष्ट्रीय मुक्त विश्व जो विद्यालय हैं उनका भी क्या है ना, दायरा यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है कि जो नई शिक्षा एक्शन प्लान की जो बात करें 1992 की जो बात करें, जिसमें संशोधन ये किया गया था, संशोधन के सुझाव इस जो कमेटी में जो दिया गया था उसके द्वारा था। अब देखिए नोटिस, यहाँ पर नोट करने वाली जो बात है, इग्नू की बात करें या फिर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विद्यालय शिक्षा संस्थानों की बात है, ऐसे संस्थान शिक्षण संस्थान है जो क्लास नहीं चलाते हैं। इसमें केवल लोग क्या करते हैं, नामांकन ले सकते हैं। अब देखिए आप इग्नू को देखोगे तो इग्नू कोई क्लास नहीं चलाती है, या फिर जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा है ये क्या करते हैं, सिर्फ आप बच्चों को यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन या नामांकन करा देते हैं। और जो जॉब में हो या जो व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो नियमित रूप से क्लास ले सके। आपने देखा होगा जो लोग किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं या जॉब वाले होते हैं, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब होते हैं या फिर अपना कारोबार चलाते हैं, तो उनको क्या होते हैं, नियमित रूप से विद्यालयों में वो नहीं जा सकते हैं। तो उन लोगों को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए इग्नू जैसे संस्थानों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जैसे संस्थानों को भी यहाँ पर जोड़ा गया था। सिर्फ वो लोग क्या करें, प्रवेश लेने के बाद वो आपको बुक प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जिस दिन पेपर होंगे आप पेपर देने ही क्या करोगे, उस विद्यालय में पेपर देने जाओगे। इसमें नियमित रूप से क्या होंगे, क्लासें नहीं चलेंगी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ये सुझाव कौन से शिक्षा नीति के अंतर्गत दिया जाएगा कि इग्नू और आपके जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा है वहाँ पर सिर्फ क्लासें नहीं चलेंगे। तो ये आपको बता दूं 1992 के जो एक्शन प्लान है उसमें ये दिया गया था, ठीक है। चाहे NIOS की बात करो, इग्नू की बात करो, देखिए ये वाला जो विषय है, आप देखो NIOS जो थी, तो इसने उत्तराखंड में जो बीएड जो डीएलएड की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ये कह रहे थे कि भैया हमको भी क्या है, जो डीएलएड की तर्ज पे हमें क्या दीजिए, प्राथमिक शिक्षा बनने का यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें मौका दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, आप सभी को ये पता होगा। जब INS की बात करते हैं या इग्नू की बात करते हैं, तो यहाँ पर नामांकन करने के बाद वहीं से सारी पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाती है। केवल परीक्षा के समय छात्रों को क्या होना, वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है और परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी प्रकार के प्रमाण पत्र उसे दिए जाते हैं, जो हर जगह क्या होती है, मान्य होते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल का बीएड कर रहा है, ठीक है, वो आप रेगुलर कर रहा है, और कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं पर घर में बैठा है या जा नहीं सकता है, उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो विद्यालय नियमित रूप से जा सकते, वो भी इग्नू के माध्यम से दोनों की वैल्यू एक ही है। अब देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। क्या है, अगर उसको भी टीचर बनना है तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब है इसमें जो मान्यता दी जाती है वो भी ऑल इंडिया लेवल पर ये क्या होती है, मान्यता इसकी होती है। पढ़ाई भी हो गई और जॉब भी और व्यवसाय भी छोड़ना नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है, आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, काम धंधे भी हो जाते हैं और आपकी पढ़ाई भी नहीं छूटती है और अपना काम इनका चलता है। आपने देखा पर्वतीय हमारे जो पहाड़ों में अनुमम अगर देखा जाए तो जो शहरी
क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पहाड़ी जो सीमांत गाँव है या कहें जो हमारे दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ से विद्यालय वहाँ पर नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है लोग क्या करते हैं अपनी जो पढ़ाई है इंटर के बाद की जो पढ़ाई है वो आपके इग्नू जैसे या कहें जो ओपन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से क्या करते हैं वो प्राइवेट फॉर्म को फिलअप करते हैं और अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं नियमित रूप से जारी करते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं शिक्षा की मुख्य धारा में आ जाते हैं और वो जहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी वो प्रतिभाग कर सकते हैं। मेन उद्देश्य क्या है आपका जो समय है समय की बचत और जो आप व्यवसाय करें उसको भी आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। और जो मान लीजिए पहाड़ों में क्या होता है अनुमान लोग क्या करते हैं घास काटना होता है, घर के इतने ढेर सारे काम होते हैं कि बच्ची स्कूल जा नहीं पाती, तो स्कूल नहीं जाती तो उसको उतना फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो इस वजह से क्या तो बच्ची प्राइवेट करती है जिससे कि उसका साल भी बर्बाद नहीं हो और वो अपनी ग्रेजुएशन की स्तर की पढ़ाई या एमए की स्तर की या बीएड की करें या पीएचडी करें तो वो सारी क्या तो कर सकती है उच्च शिक्षा वो ग्रहण कर सकती है। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब देखिए शिक्षकों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। देखिए जब ये संशोधन की गई थी तो इसमें ये कहा गया था कि भैया शिक्षकों को विशेषकर क्या करना चाहिए उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, चाहे उनको स्रोत कार्यों पर उसको ज़्यादा ध्यान दें, उनको नवीनी ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत रखा गया। अब देखिए प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में महिला शिक्षकों की नियुक्ति को बढ़ावा दिया जाए। अभी तक सिर्फ जो था पुरुषों को ही प्राथमिक विद्यालयों में क्या वो नियुक्ति दे रही थी। अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि महिला शिक्षकों की नियुक्ति का बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव कौन से शिक्षा पॉलिसी में रखा गया था तो आपको पता होना चाहिए ये आपके 1992 का जो संशोधन था। ठीक है, तो एक्शन प्लान जिसे हम कह रहे हैं तो उसके अंतर्गत क्या रखा गया था जो प्राइमरी स्कूलों में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ये कहा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालयों के संचालन और कार्यों की जांच निरीक्षण के लिए स्थानीय समिति का गठन किया जाए। अगर देखिए राज्य सरकार अगर विद्यालय को अनुदान दे रही है या उसमें खर्चा कर रही है तो वो तमाम चीज़ों की देख रेख के लिए क्या होनी चाहिए एक स्थानीय स्तर पर जांच निरीक्षण कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि उस तमाम चीज़ों का क्या है मॉनिटर ये किया जा सकता है। तो ये जो शिक्षा नीति थी इसका मेन उद्देश्य क्या था आपकी जो शिक्षा में आने वाली जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को और जो ये नई जो शिक्षा नीति थी जो आपके 8 मई 1986 को जो लोकसभा में पारित हुई और जो 1986 में ये योजना बनाई गई थी और जब उस समय फिर प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी के बाद तो इन्होंने क्या की थी जो ये शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति में इन्होंने कहा कि बदलाव करने की इसमें ज़रूरत है। अपने सुझाव मांगे गए तो जो सुझाव के लिए इन्होंने क्या है एक कमेटी की अध्यक्षता बनाई, एक कमेटी बनाई और उसमें जो अध्यक्ष के रूप में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में बनाई गई ये समिति की ये घोषणा की गई थी और ये अपना प्रत्यावेदन देंगे। ये तमाम सुझाव देकर इन्होंने क्या किया था शिक्षा नीति में कहीं कहीं बदलाव किया। जो बदलाव हुए उसको हम क्या कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो हम कहते हैं 1992 में या कहें भी इसको नई शिक्षा नीति 1992 में ये कहा गया। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।